दोस्तों ये कहानी है एक स्कैम की जो लोगों के जरिए बैटिंग करके उसको फंसाते हैं। फिर उनके बैंक डिटेल से लेके उनके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन उस स्कैम करने वाले के पास होता है। वो स्कैम करने वाले लोगों को ऐसे अपने जाल में फंसाते हैं कि उनको पूरा बर्बाद ही कर देते हैं, मानो उनको सुसाइड करने तक मजबूर कर देते हैं लोग। ऐसे एक लड़का टियानो के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मूवी शुरू होती है, हम साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शेरॉन को देखते हैं, जो लोगों को इस बैटिंग स्कैम की स्टोरी बता रही है। बैटिंग की शुरुआत 1955 के अमेरिकी गेम शो $64,000 कैश इन से हुई। गेम में सवाल पूछे जाते थे, जवाब के ऑप्शंस भी दिए जाते थे और लोग दाव लगाते थे उस पर। उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी तेज नहीं थी, तो लाइव टेलीकास्ट में थोड़ी देर होती थी। इसी देरी का फायदा उठाते थे बैटिंग वाले। गेम शो से इनसाइडर जानकारी निकाल कर हेर फेर करने लगते थे लोग। ये बात जब गेम शो एक्सपर्ट जॉन केली को पता चली तो वो भी उल्टा खेल खेल गया और उसने खुद ही गलत जानकारी फैलानी शुरू कर दी। मगर आपको बता दूं कि बैटिंग में मैथमेटिक्स का खेल भी होता है। कुछ मैथमेटिक्स तो कैलकुलेशन से ही जीत का आंकड़ा बता देते थे। अब हमारे जमाने में ऐसी एक होनहार लड़का है पैडी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स, यूनिवर्सिटी का टॉप रैंकर। अपनी ही बनाई हुई बग डालकर उसने एक बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी के सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया। प्रोग्रामिंग के जरिए दुनिया भर के 80,000 बैंकों में सिर्फ एक पैसा जमा करवा दिया और ये दिखा दिया कि कैसे छोटे से फ्रॉड से हजारों डॉलर कमाए जा सकते थे। मगर इतना जीनियस लड़का इस बैटिंग स्कैम में कैसे फंस गया और हम तो एक मामूली से इंसान हैं। ये कैसी कहानी है, चलिए जानते हैं। पैडी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। कंपनी के एनुअल फंक्शन में प्रमोशन अनाउंस किया जाने वाला है, तो सबसे सक्सेसफुल एम्प्लॉय होने की वजह से पैडी को ये प्रमोशन मिलना चाहिए, लेकिन वो प्रमोशन उसे नहीं किसी और को मिल जाता है, क्योंकि वो लड़का टॉप मैनेजमेंट का रिलेटिव है, जिससे पैडी को गुस्सा आ जाता है और तुरंत अपनी जॉब को लात मार कर वहाँ से चला जाता है। भरे फंक्शन से निकलकर वो फंक्शन के कंप्यूटर को हैक करके स्क्रीन पर मजाक उड़ाने वाला इमोजी डालता है और अब उसने सिंगापुर के फायरफ्लाई गेमिंग कंपनी को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। अगले दिन सिंगापुर प्लेन में बैठ जाता है। वो प्लेन में बैठे बैठे पैडी ने बाकी सबके मोबाइल भी हैक कर लिए थे। मैक को तो उसने उसका पूरा कुंडली ही सुना दिया था। सिंगापुर की धरती पर पैर रखते ही मैक ने इन सबके पासपोर्ट ले लिए, फिर उन्हें एक बस में बिठाया। शहर में घुमाने के बहाने मस्ती कर रहे थे ये लोग कि रास्ते में कुछ गुंडों ने इनकी धुनाई कर इनको अगवा कर लिया। बाद में पता चला कि वो गुंडे तो मैक के ही आदमी थे। अब इनके मुंह पर मास्क लगाकर उन्हें शहर से दूर एक सुनसान इलाके में एक बड़े से विले में ले जाया गया। वहाँ अकुन नाम का एक शख्स मैनेजर था। उसने पैडी और बाकी लड़कों को बताया कि आज से तुम लोग मेरे लिए काम करोगे। इनकार करने पर सभी को जमकर पीटा गया। ये बड़ा सा विला असल में एक ऑनलाइन बैटिंग का अड्डा था। यहाँ अलग अलग तरह की बैटिंग की जाती थी। एक सेक्शन था शिकार ढूंढने का, दूसरा था उन्हें फंसाने का, तीसरा था वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट का, जहाँ खूबसूरत लड़कियां ऑनलाइन कैसीनो और कार्ड्स चलाती थीं। भागने की कोशिश करने वालों को बुरी तरह से तड़पाया जाता था। अकुन ने पैडी को 30,000 युआन देने का लालच दिया। अच्छा काम करने पर बोनस भी मिलेगा उसे। पैडी ने साफ मना कर दिया कि वो इस स्कैम का धंधा नहीं करेगा और इस कैद में रहकर तो बिल्कुल भी नहीं। जवाब में मैक ने पैडी को पीटा, बंदूक दिखाई और धमकाया कि सिर्फ उसकी लाश ही यहाँ से निकल सकती है। पास के गांव के एक स्कूल में उनके रहने का इंतजाम किया गया, जहां 40 से 50 लोग एक ही कमरे में रहते थे। एक लड़के ने पैडी को बताया कि यही हाल अब सबका होगा, उसे भी आदत डालनी ही पड़ेगी। पैडी को उम्मीद थी कि उसका परिवार उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा, मगर तभी मैक आया और जबरदस्ती पैडी को पीट डाला। फिर मोबाइल से उसके पेरेंट्स को ये झूठा मैसेज दिया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वही बोबो नाम का लड़का पैडी को बताता है कि इन कंप्यूटर का सर्वर कंबोडिया में है, तो अब बोबो से ऐसे लोगों की लिस्ट निकालने को कहा जाता है जिनको बैटिंग में फंसाया जा सके। तभी मौका देखते ही पैडी एक पेपर पर हेल्प का मैसेज लिखकर टॉयलेट के विंडो से बाहर फेंकने का नाकामयाब कोशिश करता है। तभी उसकी मुलाकात एना से होती है, जो कैसीनो सेक्शन में काम कर रही थी। वो पैडी से कहती है कि ऐसा काम करेंगे ना हम लोग तो बेमौत मारे जाएंगे सड़क पर। अकुन ने मुझे कहा कि अगर वो 5 मिलियन का टारगेट पूरा कर ले तो वो उसे आजाद कर देगा। पैडी कहता है कि वो उसका टारगेट पूरा करने में मदद जरूर करेगा, लेकिन उसके बदले में वो उसको निकालने में मदद करे। अब यहाँ से हम एना के लाइफ के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। एना चीन में एक एड एजेंसी में मॉडलिंग का काम करती थी, मगर एक दिन एना को पता चला कि उसका मैनेजर उसकी तस्वीर बिना इजाजत के किसी बैटिंग कंपनी के प्रमोशन में इस्तेमाल कर रहा है। एना ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा काम नहीं कर रही, पर एजेंसी के नियमों के हिसाब से उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया और उसे नौकरी से निकलवा दिया गया।
मायूस होकर एना घर जा रही थी कि लिफ्ट में एक लड़के से उसकी मुलाकात हो गई। उसने एना को एक एडवर्टाइजमेंट का ऑफर दिया। लोकेशन पर पहुंचकर पता चला कि ये कोई बोल्ड एडवर्टाइजमेंट है, तो एना ने इनकार कर दिया। इसके बाद उस लड़के ने पैसे मांगे और बात हाथापाई तक पहुंच गई। तभी वहां पर सूजी आई और उस लड़के को पैसे देकर एना की जान बचाई। फिर एना को लेकर मैक के पास गई। वो मैक ने एना को ऑनलाइन कैसीनो में कूपर बनकर काम करने का ऑफर दिया और वो 1.5 लाख कमाने के लालच में एना फंस गई। सूजी ने भी उसे भरोसा दिलाया, बताया कि कई लड़कियां इस काम के लिए कोशिश कर रही हैं, सिर्फ किस्मत वाली ही यहाँ पर पहुंच पाती है। दरअसल सूजी लड़कियों को फंसाने का काम करती थी। सूजी के लाइफस्टाइल देखकर एना काफी इम्प्रेस हो जाती है। बाद में पता चला कि मैक, सूजी और वो लड़का एक ही गैंग में शामिल हैं, जो एना जैसी मासूम लड़कियों को फंसाते हैं। कुछ लड़कियों के साथ मैक को भी कंबोडिया के इस छोटे से कैंप सेंटर में लाया गया। यहाँ एना को बताया जाता है कि उसे ऑनलाइन आने वाले क्लाइंट्स को लुभाना है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा गैम्बलिंग खेलने के लिए उकसाना है या मजबूर करना है। उसका पासपोर्ट भी ले लिया गया। खिलाड़ी की लालची फितरत को समझते हुए उसे खेल सिखाया गया। सबसे पहले के 2-4 छोटे गेमों में उन्हें जीतने देना है। जब वो बड़ा दाव खेलने लगे तब हमारा असली खेल शुरू होगा। हम दोनों मिलकर उसके नुकसान को कंट्रोल करेंगे। कुछ ही समय में एना ऑनलाइन बैटिंग की सबसे डिमांडिंग कुपियर बन गई। तो ये थी एना की कहानी दोस्तों। दोनों बात ही कर रहे थे कि वॉशरूम में मैक आ गया। पैडी टॉयलेट में छिप गया और हेल्प वाला वो पेपर निकल जाता है। मैक उसे धमकाता है। मैक एना का खास ख्याल रखता है, इसीलिए सिर्फ उसे डांटता है वो। फिर मैक को पता चलता है कि कोई बड़ी मछली एना के साथ गैम्बलिंग खेलना चाहता है। ये बड़ी मछली है टियानो, जिसकी गर्लफ्रेंड शाओनी है। टियानो का स्वभाव बैटिंग की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। पढ़ाई में होनहार होने के बावजूद वो फ्री टाइम में छोटे मोटे स्पोर्ट्स बैटिंग करता था। तभी उसके सामने आया एना का बिजनेस प्रपोजल। एना का मैग्नेटिक खूबसूरत चेहरा। अब इस तरह का बिजनेस प्रपोजल उसे अट्रैक्ट करता है। वो लोग जो हर रोज पैसे कमाने के लिए हमारे बिजनेस में जुड़ने का और पैसे कमाने का प्रपोजल देते हैं, ये बिजनेस मार्केटिंग पर आधारित है। मकसद कुछ बेचना नहीं, बल्कि आपका और आपके द्वारा जुड़ने वाले लोगों का पूरा डेटा हासिल करना होता है। आपकी सोच क्या है, आपके खर्च करने की आदतें, आपकी फाइनेंशियल और बैंक स्टेटस, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, सब कुछ पता चल जाता है उन्हें। फिर आप जैसे लोगों के स्वभाव को पढ़कर ही आपको बैटिंग जैसे ऐप्स के जरिए शिकार बनाया जाता है और आपका दिमाग खराब कर दिया जाता है। टियानो फंस जाता है एना के बिजनेस प्रपोजल में। शानदार जिंदगी जीने का शौकीन टियानो ने अपने मोबाइल पर एना का स्कैम गोल्डन कॉर्प ऐप डाउनलोड कर लिया। ऐप ज्वाइन करते ही उसके अकाउंट में कुछ बोनस रकम आ गई। उसने एना को अपनी कुपियर चुना और उस बोनस रकम से ऑनलाइन खेलना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, शुरुआत में तो वो जीतेगा ही, जिससे टियानो को ये भरोसा हो गया कि वो हर बैटिंग जीतेगा और यहीं से मछली जाल में फंस गई। टियानो ने खुद ही एक थ्योरी बना ली कि वो बैटिंग में कैसे जीतेगा। उसके हिसाब से कैलकुलेशन के मुताबिक पहले कुछ राउंड हारने के बाद जीत पक्की है, तो उसके ग्रेजुएशन के बाद नौकरी के साथ साथ गैम्बलिंग भी करना शुरू कर देगा। पर बेचारा ये नहीं जानता था कि वो जो खेल खेल रहा है उसे वो नहीं बल्कि उसे खिलाया जा रहा है, जहाँ उसका थ्योरी का कोई काम नहीं आने वाला। फिर वो एक बड़ा दाव हार जाता है। इतना बड़ा दाव हारने के बाद भी शिकार ना भागे, इसलिए फ्रॉड सिंडिकेट टियानो को लोन ऑफर करते हैं और उनके सबसे बड़े दाव खेलते हैं। इनसाइड डोप, जो कि आजकल काफी चलता है। इनसाइड डोप शिकार को ये टिप्स देता है कि इस ऐप पर पैसा लगाओ और जीत जाओ। शिकार पैसा लगाता है और अगर वो जीत जाता है तो अगली बार वो ज्यादा दाव लगाएगा। एक बड़ी रकम का दाव लगाता है और हार भी जाता है। तो अब होता है असली खेल शुरू। पैडी ने एना बनकर टियानो को मैसेज भेजा कि इस इनसाइड इंफॉर्मेशन की मदद से वो पैसे लगाए। जीतने का चांस बहुत ज्यादा है। अब टियानो को क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन मिल गया तो वो खर्च करना भी शुरू कर देता है। अपने शौक के चलते उसने अपनी गर्लफ्रेंड शियानो को एक बांसुरी गिफ्ट कर दी। एना की चैट पॉप के जरिए टियानो को कुछ आंकड़े भेजे गए जिन पर दाव लगाने का चांस ज्यादा था। ये देख टियानो पागल हो गया और रूलेट खेलने का फैसला कर लिया। पहला गेम तो वो जीत जाता है तो वो इस टिप पर पूरी तरह यकीन करने लग जाता है। टियानो बैटिंग का इतना बड़ा दीवाना हो चुका था कि दफ्तर में भी वो स्पोर्ट्स बैटिंग ही किया करता था। सिंडिकेट में बैठा पैडी उसकी आदत भाप लेता है और उसे स्पोर्ट्स बैटिंग के लिए इनवाइट करता है। शुरू हुआ जीत का खेल हार में तब्दील हो जाता है। टियानो हारता ही गया और ऑफिस से भी लोन लेना उसने शुरू कर दिया था। उसका काम करने में बिल्कुल मन नहीं था। उसने पैसों के लिए अपने महंगे जूते तक बेचना शुरू कर दिया। जूते खत्म हुए तो कपड़ा बेचने लगा। वो अपने दोस्तों को भी ये बैटिंग ऐप डाउनलोड करवाता था। टियानो एना का क्लाइंट था तो उसकी बैटिंग की वजह से एना भी अपनी टारगेट को छूने लगी थी। जिन गुंडों से टियानो ने लोन लिया था वो पैसे लेने उनके घर पहुंचे। पैसा ना मिलने पर उन्होंने जबरदस्ती टियानो का खून निकाला, वो भी 3-4 बार। खास बात तो यह है कि उसका खून बहुत रेयर ग्रुप का था। ये हालत देखकर शायोनी परेशान हो गई। उसके फादर ने कहीं से पैसे जुटाकर उन गुंडों को दे दिया। अब टियानो का स्मार्टफोन छीन लिया गया और उसे एक नॉर्मल फोन दे दिया गया। अपना कार उसने गिरवी रख दिया था। उसकी मॉम को उसके दराज में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड मिले। टियानो की मॉम
को ये चिंता सता रही थी कि कहीं उसका बेटा फिर से गैम्बलिंग ना खेलने लगे, इसलिए शायोनी उस पर नजर रखने लगी थी। एक शाम दोनों एक बार में बैठे थे, तभी टियानो की नजर स्क्रीन पर चल रहे फुटबॉल मैच पर पड़ी। उसने शायोनी से कहा कि वो उसकी तरफ से साउथ कोरिया की टीम पर 2 लाख रुपए का दाव लगाए। शायोनी ने दाव लगा दिया और खेल शुरू हो गया। टियानो की बेचैनी देखकर शायोनी को उस पर तरस आ गया, मगर कमाल की बात तो ये हुई कि साउथ कोरिया ने जर्मनी को हरा दिया। टियानो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए में बदले जा चुके थे, लेकिन शायोनी ने उसे बताया कि उसने आखिरी मौके पर दाव रद्द कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि वो हार जाए। ये सुनकर टियानो गुस्से से तिलमिला उठा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि शायोनी ने उसे हारने से बचा लिया। गुस्से में उसने शायोनी को चोट पहुंचा दी। इसके बाद टियानो अपनी दादी के घर गया और उससे शादी की बात छेड़ी। ये सुनकर दादी ने उसे शुभकामना के तौर पर 1.5 लाख रुपए वाला अपना डेबिट कार्ड दे दिया, मगर टियानो के लिए इतना काफी नहीं था। दादी के प्यार को धोखा देकर उसने उनके गहने चुरा लिए। दादी के प्यार को धोखा देने का मलाल उसे था, पर उसने मन में ठान लिया था कि वो ये दाव जीत कर वापस दे देगा। बैटिंग की लत इंसान को दरिंदगी पर उतार लाती है। उधर शाओनी ऑनलाइन फ्रॉड डिवीजन की चीफ शरण से मिलकर उस स्कैम इंसिडेंट की शिकायत करवाती है। शरण कहती है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखकर एक्शन नहीं लिया जा सकता, इंसान का लालच भी उतना ही गुनहगार है। शाओनी बताती है कि ये लोग टियानो को गैम्बलिंग खेलने के लिए उकसा रहे हैं। शरण बताती है कि ये लोग हमारे मोबाइल में बैटिंग ऐप डाउनलोड करवाते हैं और फिर उनके जरिए हमारे मोबाइल में कुछ बग्स छोड़ देते हैं, जिनसे वो हमारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, मैसेजेस, पासवर्ड, हमारी शॉपिंग एक्टिविटीज आदि जान सकते हैं। ये सारा डेटा लेकर वो हमें धोखा देने के लिए जाल बिछाते हैं, लोन लेने के लिए लालच देते हैं, इनसाइड डोप का लालच देकर कुछ गेम जितवाते हैं, जीत हार का पैटर्न बनाकर हमारे जज्बातों से खेलते हैं। शरण शायोनी को भरोसा दिलवाती है कि वो कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। जांच पड़ताल के बाद शरण को पता चलता है कि टियानो को भेजे गए ईमेल्स कई और लोगों को भी भेजे गए थे, यानी कि ये ईमेल एक स्कैम हो सकता है। हार चुका टियानो उदास तो था, पर बैटिंग की लत उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। उसने मॉम से अपना मोबाइल मांगा। मॉम के मना करने पर उसने जान देने की धमकी दे डाली। मजबूरन मॉम ने बता दिया कि उसका मोबाइल कहां पर है। टियानो तुरंत तिजोरी से अपना मोबाइल और प्रॉपर्टी पेपर्स ले गया। उसने वो प्रॉपर्टी पेपर्स गिरवी रखकर मोटे रकम उधार में ले लिया। अब वो एना को इनसाइड टिप देने का मैसेज करता है, जिसे मैक देख लेता है। उसे पता चलता है कि इस बार बड़ा दाव लगने वाला है। वो तुरंत पैडी के जरिए टियानो को मैसेज भेजता है कि थ्योरन नाम की क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाए। अकून को भी समझ में आ चुका था कि जैकपॉट मारने का ये सही मौका है। अकून दिमागी दाव लगाता है और टियानो को मैसेज भेजता है कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, गैम्बलिंग छोड़ देना चाहिए, पर टियानो मानने को तैयार कहां था। अब वो सीधे एना को कॉल करता है। अकून अपना शिकार नहीं खोना चाहता था, इसलिए अब अकून की बात मानकर एना टियानो की कॉल रिसीव करती है और उसे ऐप में लॉगिन करने के लिए कहती है। वो टियानो को बताती है कि दोनों 8-8 मिलियन रुपए ऐप के अकाउंट में जमा करेंगे, यानी कुल 16 मिलियन। इन पैसों को मिले हुए टिप के आधार पर क्रिप्टो करेंसी में लगाएंगे। जल्दबाजी में टियानो अपने अकाउंट से 8 मिलियन जमा तो कर देता है। वो रकम चीन के अलग अलग बैंकों में ट्रांसफर करवा दिया जाता है और फिर अपने लड़कों को डेबिट कार्ड देकर एटीएम सेंटर से कैश निकालने भेज दिया जाता है। लेकिन इतने बड़े ट्रांजैक्शन की भनक साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में लग जाती है और वो टियानो के बैंक को इन्फॉर्म कर देती है कि ये ट्रांजैक्शन एक स्कैम है, इसे रद्द कर दिया जाए। मगर बैंक कोई भी एक्शन ले पाता इससे पहले अकून के लड़के सारे पैसे एटीएम से निकाल लेते हैं और वो कैश एक टायर में छिपाकर अकून के पास भेज दिया जाता है। टियानो जब दोबारा एना को मैसेज और कॉल करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका नंबर अब ब्लॉक हो चुका है। उधर टियानो के पेरेंट्स 2 दिन से घर न आने की वजह से परेशान होकर शाओनी के पास पहुंचते हैं। अब तीनों मिलकर टियानो को ढूंढते हुए उसके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, मगर टियानो पूरी तरह से टूट चुका था। वो समझ जाता है कि उसने खुद के साथ साथ अपने पेरेंट्स का बुढ़ापा भी बर्बाद कर दिया था। शाओनी दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर टियानो होश खो बैठता है और बालकनी से कूदकर खुदकुशी करने का सोचता है और वो कूद भी जाता है। घायल हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां वो कोमा में चला जाता है। बैटिंग की लत एक अच्छे से अच्छे घर को तबाह कर सकती है। एक का दुर्भाग्य किसी और का जश्न बन जाता है। 8 करोड़ कमाने के बाद पूरा स्कैम सिंडिकेट जश्न मना रहा था, सिर्फ पैडी उदास था। वो जानता है कि उसने भी किसी को बर्बाद करने में अपना योगदान दिया है। इतना बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए एना को प्रमोट किया जाता है। अकून, एना और पैडी को बोनस के तौर पर मोटा रकम दिया जाता है। अकून एना और पैडी को बोनस के तौर पर बड़ी रकम देता है। अकून पैडी से कहता है कि तू कमाल का है भाई, और वो कहता है कि तू यही रुक, मेरे साथ काम कर, मैं तुझे अमीर बना दूंगा। कुछ रकम उन मजदूरों में भी बांट दी जाती है। एना ने तो टारगेट पूरा कर लिया, पर अकून
एना का पासपोर्ट वापस करने को तैयार नहीं था। वो एना से कहता है कि या तो उससे वो शादी कर ले या फिर यहीं सड़ती रहे। एना समझ जाती है कि वो यहाँ पर फंस चुकी है। मौका देखकर पैडी अकुन से कहता है कि आपने उसे इतना बड़ा तोहफा दिया है, इतने सारे मजदूर रखने की क्या जरूरत है? आखिर वो ऐसा ऐप बना देगा जो इन मजदूरों का काम हल्का कर देगा, इससे पैसे भी बचेगा और झंझट भी कम होगी। ये ऐप कस्टमर की आदतें भी चुटकी में जान लेगा। ऐसे कस्टमर के लिए ये ऐप खुद ही प्रोग्राम बना लेगा। अकुन पैडी की ये बात सुनकर इम्प्रेस हो जाता है। पैडी अकुन के भरोसे को लेकर अपने पेरेंट्स को मैसेज भेजता है कि वो ठीक है। अब एना और पैडी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एना पैडी को बताती है कि अकुन उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो पैडी कहता है कि उसने कुछ प्लान बनाया है, इसके लिए कुछ दिन रुकना पड़ेगा उसे। पैडी को अलग कमरा दिया जाता है। पैडी एक नोट पर फॉरेन मिनिस्ट्री का फोन नंबर लिख देता है। अगले दिन इन्हें घुमाने के लिए शहर के दौरे पर ले जाया जाता है। पैडी वो नोट एना को दे देता है और कहता है कि ये किसी ऐसे शख्स को देना तुम जो हम सबको बचा सके। बिल भरने के बहाने एना वो नोट काउंटर पर खड़ी लड़की को दे देती है और कहती है कि इस नंबर पर कॉल करना तुम। वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है, तभी कस्टमर ने धक्का दे दिया और वो नोट जमीन पर गिर गया। ऊपर से उस पर कॉफी भी गिर गई। मैक के हाथ न लगे इसलिए पैडी ने झट से उठा लिया था वो नोट। अब अकुन ने पैडी को टीम लीडर बना दिया था। पैडी ने भी अकुन की तारीफ करके उसका भरोसा जीत लिया। अब पैडी के कंप्यूटर प्रोग्राम की बात को ध्यान में रखते हुए अकुन छोटे मोटे मजदूरों को निकलवा देता है, जिससे मजदूर खुश हो जाते हैं। लेकिन पैडी ने उस नोट को अपने एक मजदूर दोस्त को दे दिया था और फिर बाद में वो मदद के लिए कहता है। रास्ते में सिगरेट खरीदने के लिए उस मजदूर के हाथ से वो नोट मैक ले लेता है। नोट पर लिखा हुआ देखकर दुकानदार नोट नहीं लेता। अब ये बात मैक जाकर अकुन को बताता है। अकुन उस मजदूर को बुरी तरह से पीटता है, पर वो मजदूर पैडी का नाम नहीं लेता। अकुन समझ गया था कि उसकी टीम में कोई गद्दार छिपा हुआ है जो सरकार के संपर्क में है। मैक उस नोट को सूंघता है और उससे कॉफी की खुशबू आती है। वो समझ जाता है कि ये एना का दिया हुआ नोट है, पर वो चुप रहता है। अब पैडी अपने ऊपर सारा इंजाम ले लेता है। एना उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। पैडी कहता है कि ये लिखावट किसी और की है। सजा के तौर पर एना के नाखून निकलवा दिए जाते हैं और पैडी की टांग की हड्डी तोड़ दी जाती है। उस मजदूर को अकुन मार देता है। रात को बस से वापसी के दौरान एना मौका देखकर भाग जाती है। वो थाने में शिकायत करने जाती है, पर वहाँ के लोकल पुलिस अकुन से मिले हुए होते हैं। वो एना को गिरफ्तार कर लेते हैं और अकुन को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। मैक आकर एना को वहाँ से निकाल लेता है। अकुन ने एना को मारने का हुक्म दिया था। मैक एना को बंदरगाह ले जाता है और फिर एक बोरे में डाल देता है। फिर गाड़ी बंद करके उसे पानी में फेंक दिया जाता है। वो इसका वीडियो भी बनाता है, पर एना के डूबने से पहले ही मैक उसे पानी से बाहर निकाल लेता है। मैक एना से कहता है कि वो उसे बोट से चीन बॉर्डर पर ले जाएगा और उसका पासपोर्ट भी वापस कर देता है वो, और बस इतना कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे। एक प्रोग्राम के दौरान शैरोन की मुलाकात श्योनी से होती है। श्योनी से उसे पता चलता है कि टियानो ने 8 मिलियन गवा दिए हैं और आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। उसका घर बिक गया, उसका परिवार सड़क पर आ गया। टियानो कोमा में है और मौत से जंग लड़ रहा है। शैरोन समझ जाती है कि वो भी इन हालातों के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार जरूर है। शैरोन श्योनी को बताती है कि वो इस मामले की जांच जरूर करेगी। रात को शैरोन श्योनी को गाड़ी में बिठाकर ये कहती है कि अगर ये स्कैम सिंडिकेट किसी दूसरे देश से चलाया जा रहा है तो भी वो उनके खिलाफ एक्शन लेगी, मगर बिना पक्के सबूत के कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तभी किसी ने सिग्नल पर उनकी गाड़ी में ऑनलाइन बैटिंग का कार्ड देख लिया। उस कार्ड पर एना की फोटो देखकर श्योनी शैरोन को बताती है कि यही वो स्कैम करने वाली लड़की है जो टियानो को गैम्बलिंग खेलने के लिए उकसाती थी। अब पुलिस उस छापा खाने पर छापा मारती है जहाँ एक कार्ड छापे जाते थे। वहाँ से उन्हें एना की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सूजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर मैक अकुन को एना के डूबने का वीडियो दिखाकर उसकी मौत की कंफर्मेशन देता है। दूसरी तरफ अपने घर चीन पहुँचते ही एना को वहाँ की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ अकुन पैडी से कहता है कि ऐसा नया प्रोग्राम बनाओ जिससे पुलिस एना को ट्रैक न कर सके। एना को एक बड़े हॉल में ले जाया जाता है। वहाँ मौजूद पुलिस से कोऑपरेट करने में एना डर रही थी, क्योंकि उसे लगता है कि ये पुलिस भी उन स्कैमर से मिले हुए हैं। वहाँ मौजूद कुछ लोग अपने बैटिंग के अनुभव को शेयर करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस लत ने उन्हें कैसे तबाह कर दिया है। वो कहते हैं कि कितने घरों को तबाह किया तुमने। शैरोन एना को अस्पताल ले जाती है और टियानो की हालत दिखाती है। उसके 20 हड्डी टूटी हुई थी, लीवर खराब हो चुका था, पसलियां टूटी हुई थी और डॉक्टर खुद नहीं जानते थे कि वो कोमा से कभी बाहर आ पाएगा भी या नहीं। श्योनी एना से कहती है कि तुम दोनों की तो सिर्फ 3 महीने से जान पहचान थी, मैं उसे 4 साल से जानती हूँ, फिर भी उसने तुझ पर भरोसा कर लिया। तूने ऐसे होनहार लड़के को बर्बाद कर दिया जिसके पास मास्टर डिग्री थी, जो कभी सबको हंसाया करता था, अब वो लाश की तरह पड़ा हुआ है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ तू ही है। ये सुनकर एना फूट फूट कर रोने लगती है। शैरोन एना से कहती है कि तेरी एक मदद से बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है।
वो उस पैडी की फोटो दिखाती है तो एना उसे पहचान लेती है। अब एक पुलिस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और ऑफिसर्स को इन ऑनलाइन स्कैम लोगों को पकड़ने के लिए पूरी छूट दे दी जाती है। इन फर्जियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उनके गैंग लीडर को पकड़ना जरूरी है। अब शेरन अपनी टीम के साथ कंबोडिया पहुंचती है, जहां चाइनीज एम्बेसी का अफसर उनका स्वागत करता है। एना से शेरन को पता चलता है कि वहां की लोकल पुलिस भी इन स्कैमर्स के साथ मिली हुई है, इसीलिए वो इस मिशन को गुप्त तरीके से अंजाम देना चाहती है। जांच पड़ताल के जरिए शेरन को पता चलता है कि पैडी के साथ 3 और लड़के भी यहाँ पर आए थे, जो अब होटल में नहीं थे। जांच में ये भी पता चला कि मैक इस सिंडिकेट की बाहर वाली एक्टिविटीज को संभालता है। पुलिस मैक को ट्रैक तो कर लेती है पर उसे गिरफ्तार नहीं करती। वो गैंग लीडर तक पहुंचना चाहती थी। मैक के जरिए ही वो उस तक पहुंच सकती थी जहां से ये ऑनलाइन स्कैम किया जाता है। पुलिस की मदद से बिला पर छापा मारा जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता। अलग अलग ठिकानों से कई मजदूरों को गिरफ्तार करवा लिया जाता है। करोड़ों की रकम भी बरामद होती है। 52 मोबाइल्स पकड़ लिए गए, लेकिन असली गैंग लीडर नहीं मिला। अब कहानी में नया मोड़ आता है। पता चलता है कि इस पूरे सिंडिकेट का असली गैंग लीडर तो कोई और ही है, जिसका नाम चोंग है। के लिए एकॉन काम करता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि ये चोंग कंबोडिया का कोई बड़ा मिनिस्टर है। शेरन की इस प्रोसीडिंग से उस छोटे से शहर में कोहरम मच गया था। गुस्साए हुए लोग उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं, मगर एम्बेसी का अफसर उन्हें बचा लेता है। उन पर दबाव बनाता है कि उनके लिए बेहतर होगा कि वो देश छोड़कर चले जाएं। कई दिनों की प्रोसीडिंग के बाद भी शेरन को एकॉन नहीं मिला, तो वो वापस चीन लौटने का फैसला करती है। इधर पैडी का खास दोस्त गाँव के बच्चों को पढ़ा रहा होता है। वो उन्हें बाइनरी भाषा सिखा रहा था, यानी 1 2 के बराबर होता है। पढ़ाते पढ़ाते उसे ये याद आता है कि कुछ दिनों पहले पैडी ने उसे अपने मोबाइल से कुछ भेजा था। दरअसल उस दिन एकॉन के सामने पैडी ने अपने पेरेंट्स को मैसेज नहीं किया था, बल्कि अपने दोस्त को मैसेज किया था। मगर उसका मतलब कौन समझ सकता था। 6 का मतलब होता है 110, यानी पुलिस। पैडी ने इशारों में पुलिस की मदद मांगी थी। फिर वो लड़का शेरन के असिस्टेंट को फोन करता है। वो बताता है कि पैडी ने जो मैसेज भेजा था उसमें 666 लिखा था, जिसमें उस प्राइमरी स्कूल का पता भी है। तो अब पुलिस उस स्कूल पर भी नजर रखती है। उन्हें कूड़े में कई शराब की बोतलें मिलती हैं। शेरन इस बात को कंफर्म कर लेती है कि ये तो वाकई में एक स्कूल है। दिक्कत यह है कि स्कूल के अंदर कई लोग हैं, सीधे हमला नहीं किया जा सकता था क्योंकि स्कूल में बच्चे भी थे। तो वो रेस्टोरेंट से स्कूल भेजे गए बर्गर के अंदर माचिस की डिब्बी छिपाकर भेजते हैं। वो डिब्बी पैडी के हाथ लग जाती है। डिब्बी के अंदर एक चिट्ठी भी होती है जिसमें लिखा था कि वो आग लगने का अलार्म जलाने के लिए माचिस की डिब्बी का इस्तेमाल करेंगे। पैडी बहुत ही मुश्किल से कूड़ा जलाकर अलार्म बजा देता है। अलार्म बजते ही बच्चों को फायर ब्रिगेड की गाड़ी में निकलवा दिया जाता है। पुलिस छिपकर वहां पहुंच जाती है। दरवाजा एनी की उंगली के निशाने से खुलता है। अंदर छिपे एकॉन और मैक समझ जाते हैं कि पुलिस उन्हें अरेस्ट करने आ गई है। सीसीटीवी पर एना को देखकर एकॉन समझ जाता है कि मैक ने उसे धोखा दिया। गुस्से में मैक एकॉन पर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है, पर एकॉन उसे माफ कर देता है। अब एकॉन सभी मजदूरों को लैपटॉप खत्म करने के लिए कहता है। फिर पैडी के पास जाता है वो और उससे अपने बेटी को उसके मॉम तक पहुंचाने का रिक्वेस्ट करता है। तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। पैडी शेरन को पूरी स्कैम सिंडिकेट की जानकारी देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसने ही सर्वर का प्रोग्राम बनाया था। पर तभी मैक बंदूक निकालकर गोली चला देता है। जवाब में पुलिस भी उस पर गोली मार देती है। गोली चलने से वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस और मजदूरों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लेती है। पैडी और एना एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। पैडी शेरन से कहता है कि एकॉन की बेटी को उसके मॉम के पास पहुंचा दिया जाए। एकॉन को मौत की सजा हो जाती है और एना को 2 साल की सजा हो जाती है। पैडी को कानूनी गवाह के तौर पर रिहा कर दिया जाता है। पैडी अपने अनुभवों को लोगों के साथ शेयर करता है। अब पैडी को टेक्निकल एडवाइजर के तौर पर नौकरी मिल जाती है। उसे पुलिस में भी नौकरी मिल जाती है। सबके सामने पैडी एना को प्रपोज करता है। वो शेरन ऑनलाइन स्कैम के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखती है, लेकिन इस पूरे घोटाले के असली गैंग लीडर कंबोडिया लीडर चोंग आजाद बच जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अजब गजब मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।